Hello everyone, a great welcome to the channel. We have covered two parts of the videos of the exam that was conducted on 13th of July. उसी का थर्ड पार्ट हम करेंगे आज। 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 to 75 आज कवर करेंगे और ये प्रैक्टिस आपके CGL एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्लेलिस्ट जिसकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, नॉवेल्स, एसेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बाय AC Bog, हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, फोनेटिक्स बाय सुब्रमण्यम एंड अ कोर्स ऑफ फोनेटिक्स बाय P. Ledefoged, MCQ की प्रैक्टिस, नगर पालिका का एक पेपर जिसका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इनके थ्रू भी आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यू कैन अचीव सक्सेस। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी PDF की एक्सेस भी मिल जाएगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक टू इंक्वायर अबाउट ज्वाइनिंग, राइट। और साथ ही साथ रेगुलर MCQ प्रैक्टिस भी होती रहती है इस चैनल पर। क्वेश्चन 51 ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या आएगा। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ चैरिटी इवेंट डैश दे कलेक्टेड फंड्स फॉर अ लोकल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर कमिटमेंट टू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। स्टूडेंट्स ने एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया क्योंकि उसी इवेंट के लिए उन्होंने काम किया था, उस चैरिटी के लिए वो काम करना चाहते थे। तो ऑप्शन में बिकॉज आएगा, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ गिवन ऑप्शंस में से। द माउंटेन ट्रेल वॉज स्टीप एंड रग्ड। तो यहाँ पर पहले एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज बताई गई है। इट ऑफर्ड ब्रेथ टेकिंग पेनोरामिक व्यूज एट द समिट मेकिंग द आर्डुअस क्लाइंब वर्थवाइल। माउंटेन बहुत स्टीप था लेकिन व्यू बहुत अच्छा था, तो इस तरीके के वर्ड के लिए यहाँ पर येट आएगा। माउंटेन स्टीप था येट इट ऑफर्ड अ नाइस व्यू। क्वेश्चन 53 के लिए पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, रेव रिव्यूज। अगर आप लोग रेव का मतलब नहीं जानते तो बिल्कुल अलग तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं इसको। रेव इज टू गेट गुड रिव्यूज, टू से समथिंग गुड अबाउट समवन, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखना चाहेंगे तो। अब देखिए, डैश द टैलेंटेड शेफ प्रिपेयर्ड अ गॉर्मेट मील, द रेस्टोरेंट रिसीव्ड रेव रिव्यूज फ्रॉम फूड क्रिटिक्स एंड कस्टमर्स अलाइक। तो शेफ जी ने तो अच्छा खाना बनाया और रिव्यूज भी अच्छे मिले, यानी कि दोनों बातों में कनेक्शन है। तो कनेक्शन आएगा यहाँ पर आज की वजह से। आज द शेफ, टैलेंटेड शेफ प्रिपेयर्ड अ गॉर्मेट मील, द रेस्टोरेंट रिसीव्ड रेव रिव्यूज फ्रॉम फूड क्रिटिक्स एंड कस्टमर्स अलाइक। अब यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है। द टीम फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बट they preserved with dedication and teamwork, ultimately achieving remarkable results. बहुत से challenges आए लेकिन रिजल्ट रिमार्केबल रहा। तो आपको दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहिए while using the conjunction. So but is most appropriate here. Next question, the unexpected snowstorm, the school decided to close early for the safety of the students and the staff. तो यहाँ रीजन है, रीजन में हम क्या लिखेंगे, सारी गिवन ऑप्शंस में से ड्यू टू क्योंकि अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म आ गया था, स्कूल ने डिसाइड किया कि स्कूल को जल्दी क्लोज कर दिया जाए। तो उस क्योंकि के लिए, क्योंकि यहाँ पहले आ रहा है, ड्यू टू आएगा यहाँ पर। In the following question, 4 words are given out of which only one word is correctly spelled. Onerous तो correctly spelled है, it means difficult and needing a lot of effort. And how about partisan? Partisan में PARTISAN आता है। Partisan का मतलब होता है a strong supporter of some party, cause or a person. Cooperate we know कि एक दूसरे के साथ cooperate करना, सहायता करना, मिलजुल कर चलना, तो ये तो ठीक है। And inane is an adjective which means
सिली, लैकिंग सेंस, बकवास जिसको हम कहते हैं, दैट इज इनेन। तो ऑनरस ठीक है, कॉर्पोरेट ठीक है, इनेन ठीक है। पार्टीसन में सी की जगह एस आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, प्लेस, कॉज, अ पर्सन। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, यहाँ भी हमें वही करना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग को देखना है, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। It is anachronistic, that is the right word, which means existing out of the current time or existing out of the time of history. For example, हम शेक्सपियर के हाथ में अगर किसी पिक्चर में मोबाइल फोन दिखा दें तो that will be anachronistic, राइट। और आजकल के टाइम में वैसे तो एनाक्रोनिस्टिक नहीं है, लेकिन अगर कोई टाइपराइटर के थ्रू टाइप करता है और प्रिंट करता है तो थोड़ा सा एनाक्रोनिस्टिक हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो भी आजकल के टाइम से हटकर एक इक्विपमेंट है, बट स्टिल टाइपराइटर भी कई जगह यूज होता है, तो नॉट अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाक्रोनिज्म। लेकिन शेक्सपियर के हाथ में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर होना इज एनाक्रोनिस्टिक। इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग, एंड दैट इज ऑप्शन 1, कैल्विनी। कैल्विनी लास्ट में आई की जगह वाई आएगा, दैट इज द चेंज ऑफ स्पेलिंग एंड इट मीन्स द मेकिंग ऑफ सम फॉल्स, सम डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समवन, जिससे कि उनकी रेपुटेशन डैमेज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 59. In the following question, 4 words are given, out of which only one word is incorrectly spelled, and that word is option 2. Option 2 में N की जरूरत नहीं है. It is concomitant. Concomitant, सिर्फ concomitant. यहाँ पर N की जरूरत नहीं है. It is an adjective naturally accompanying or associated with something. Concomitant. क्वेश्चन नंबर 60. यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग वर्ड है दैट इज फोर्थ वन, इट इज लार्जेस्ट, LARGESSE, एक और एस आता है यहाँ पर। इट इज अ नाउन विच मीन्स जेनेरोसिटी, बहुत बड़ा दिल रखना, रखने की कैपेसिटी इज कॉल्ड लार्जेस्ट। दिस वन वॉज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर तो आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखना है। CEO ऑफ द कंपनी जॉन स्लेटर क्लेम्स दैट द मैकेनिक विंडो इज एक्चुअली डैश्ड इन ग्लास। तो आप देखिए बस यहाँ पर कंपैरेटिव कौन सा है, क्लियरर इज द कंपैरेटिव वन एंड गो फॉर दिस। यहाँ पर आपको एक ऐसा फिलअप करना है जिसमें चारों ऑप्शंस लगभग एक जैसे लग रहे हैं। बोलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस नो वन न्यू अबाउट द प्लान वी हैड टू बी डिस्क्रीट व्हाइल डिस्कसिंग इट। लेकिन कौन सा डिस्क्रीट? दो डिस्क्रीट नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर, एक तो बाकी सब ऑप्शंस तो रूल आउट हो जाते हैं। यस, ये दो रूल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ हमें डिसाइड करना है कौन सा डिस्क्रीट, तो इट इज ऑप्शन 2, दैट विल बी द राइट आंसर। DISCREET, एडजेक्टिव, which means careful and prudent in our speech and action, specifically in order to keep some secret, keep something confidential, to avoid maybe the future embarrassment. एक point of time तक के लिए किसी चीज को hidden रखना is called, we want to keep it discreet. Singapore-based researchers technology promises to be dash something something, देखते हैं, able to be reprogrammed for different tasks and maybe even for assembling other kinds of furniture. तो हमें नहीं पता कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे काम कर रही है। तो बहुत सारे काम कर रही है तो दैट विल बी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, something used for different purposes, that is what versatile is. Human beings के लिए भी हम यूज कर देते हैं versatile word जब कोई मल्टी टैलेंटेड होता है। One day he was practicing in this manner when a messenger entered dash to say the king was coming. अब ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वार्न करने के लिए आया अचानक से कि अपना जो भी काम है वो बंद कर दो, किंग आ रहे हैं।
तो यहाँ पर इम्पेशेंस तो सूट नहीं करता, एंजॉयबली भी सूट नहीं करता, हेस्टी भी सूट नहीं करता, और आएगा भी एडवर्ब, किस तरीके से वो पर्सन आया, तो ब्रेथलेसली, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इक्वेशन बिलो 4 सेंटेंसेस आर गिवन, जिसको हमें रीअरेंज करना है एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, QRSP इज द राइट वन। इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट क्वाइट लॉजिकल। अर्बन हैबिटेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट टू द नेचुरल एनवायरमेंट्स इन विच बर्ड्स इवॉल्व। क्यों हो गया? देन cities are noisy places. They are lit almost continually with artificial lights and they contain an abundance of food. Cities are also full of people. This means birds living there rarely get any peace and must cope with almost constant disturbance from both humans and their pets. तो पहले बताया गया है कि अर्बन हैबिटेट कैसा होता है, सिटीज में क्या ट्रबल आते हैं, इस वजह से बर्ड सिटीज में नहीं रह सकते। तो हमें इन सेंटेंसेस में लॉजिक ढूंढना होता है। तो QRSP इज द राइट वन। ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो देखिए एक ही जगह है जहां पर नाउन है, बाकी जगह प्रोनाउन है, राइट। तो नाउन तो पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, तो आपके ये दो ऑप्शंस 1 और 2 तो रूल आउट हो जाते। अब आपको लॉजिक देखना है। बिली 17 ईयर्स ओल्ड है। बिली की ड्रेस को डिस्क्राइब किया गया, ही वॉक्ड ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट एंड ही वॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ब्रिस्कली दीज डेज। तो यही स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी गिवन है बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। तो P के बाद SI, दैट डजंट सीम लॉजिकल। फिर S के बाद फिर QI और फिर से हम ब्रिस्क वॉकिंग की बात करें, जो स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट है वही सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, the only thing he could do was to go and talk to Mr. Tonks, whose big elephant Jumbo was tied by the leg to a great tree. Jumbo was too big to go in cage. ये दोनों सेंटेंसेस अभी तक तो लॉजिकल लग रहे हैं। He was out in the field and was always pleased to see Jimmy. अब देखिए यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा, पहले जंबो की बात की जाएगी तभी तो ही लिखा जाएगा। He lifted the boy on the top of his huge neck and gently blew his hair up straight, a favorite trick of old Jumbo's. तो जंबो को देखकर खुश होना और बॉय को देखकर हवा में उछाल देना, दैट वाज द फेवरेट ट्रिक ऑफ जंबो। तो यहाँ पर भी जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है दैट सीम्स क्वाइट लॉजिकल एंड PQRS इज द राइट आंसर इवन हियर। ओके, दिस वन हैज अ ह्यूज लॉजिक। तो आप सबसे पहले देखने की कोशिश करें कि नाउन कहाँ पर है। नाउन है ऑप्शन क्यू में। Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system after Mercury. ठीक है, तो Q आएगा पहले, SQRP रूल आउट एंड SPQR रूल आउट। तो ये दोनों हो गए हैं अच्छे से रूल आउट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि QRSP और QPRS में से क्या आएगा। यहाँ पर Q लिख दिया हमने, मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट एंड second smallest planet in the solar system after Mercury. अब मार्स की ही बात हो रही है। It carries the name of the Roman god of war and is often referred to the red planet. Red planet कहा जाता है मार्स को। अब R ऑप्शन में देखिए रीजन दिया गया रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है। The latter यानी कि रेड प्लैनेट refers to the effect of the iron oxide prevalent on Mars's surface which gives it a distinctive reddish appearance. तो इसका जो आउटकम है दैट इज R. As both the planets have the same rotational period, identical tilt of the rotational axis, the days and seasons on Mars are very similar to that on Earth. तो कौन सा ऑप्शन हुआ? QPRS, दैट इज द बेस्ट वन। लॉजिक आपको मिल जाएगा, ये मार्क्स आप बिल्कुल भी लूज मत करिए। थोड़ा सा भी लॉजिक ढूंढेंगे ना कि लास्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, नाउन कहाँ पर है, उस नाउन के लिए प्रोनाउन कैसे और कब इस्तेमाल किया गया, यू विल फाइंड ऑल द लॉजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। जेपरडाइज का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना और उसका ऑपोजिट इज सेफगार्ड, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन 70 में भी हमें ऑपोजिट करना है। इन्फ्रिंज का मतलब है ब्रेक द रूल्स को ब्रेक करना और रूल्स को फॉलो करना इज कॉल्ड कंप्लाई। नेक्स्ट वन, स्टॉजी। वोकैबुलरी, ग्रामर, इनसे रिलेटेड ही हो रहे हैं अभी टॉपिक्स आपके। स्टॉजी का मतलब होता है वेरी डल, वेरी अनइंस्पायर्ड, ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है जिसके अंदर। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वर्ड में ही कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। एंथ्रिलिंग, इट वॉज एन एंथ्रिलिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन, बिरेट। इसका ऑपोजिट ढूंढना हमें। बिरेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही गुस्से में, और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा कमेंड, शाबाशी देना। फॉर्मल वर्ब है टू से ऑफिशियली दैट समबडी समथिंग इज गोइंग वेरी गुड, और शाबाशी देना, उनका कंधा थपथपाना, दैट इज कॉल्ड कमेंट। यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, ये सुना होगा ना आपने, तो कमेंट इज द राइट वर्ड हियर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक ना फ्लो बन जाता है कि ऑपोजिट कर रहे हैं तो फिर हम ऑपोजिट ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम ऑपोजिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। somber, something very dark in color, something dull, something sad, something monotonous, that is somber। और उसका सिमिलर वर्ड है डोर। ये भी एक एडजेक्टिव है यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स मैनर और एक्सप्रेशन, वेरी कोल्ड, वेरी अनफ्रेंडली, वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटोनस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 74, कॉन्विवियल। इसका मतलब होता है हैप्पी, फ्रेंडली, सबसे बात करने वाला, खुल के हंसने वाला एक इंसान, एंड दैट विल बी जोवियल, यूज्ड अबाउट अ पर्सन, very happy, very friendly, very amiable. Question number 75, sumptuous। इसका मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ग्रैंड कुछ। That was a sumptuous wedding, or I had a sumptuous food। तो यहाँ पर राइट आंसर लैविश है। लैविश इज वेरी क्लियरली द राइट आंसर। कोई बहुत ही ग्रैंड स्केल पर किया गया कोई काम, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अरेंजमेंट, कोई फूड, इवन कोई मील। सो sumptuous and lavish can be used as synonyms। एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं। इन टोटल 17 पीडीएफ्स आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज एज वेल। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार अपनी पूरी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं इन पीडीएफ्स की हेल्प से। आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। Please do not forget to share and subscribe the channel, and a great good luck from my side.